तो कैसे हैं आप लोग? इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चंस थे उसकी चर्चा की थी। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 2009 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा समझने का, क्योंकि क्वेश्चन इजी है, रिपीटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो समझ में आए तो कमेंट करके लाइक करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। कहानी किसकी? अपनी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। और कौन सी कहानी है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, ठीक है। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो बिहार बोर्ड के 2009 से लेकर 2024 तक की। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एंड राइट डाउन इट्स एसआई यूनिट। ये 2024 के अंदर 2 मार्क्स से पूछा, और इससे पहले भी पूछा गया था 2020 के अंदर। क्या पूछा था? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? दोनों बातें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या डाला गया है? राइट डाउन इट्स एसआई यूनिट। तो आपको याद होगा जिसमें हम, यदि आप लोगों ने इसका 2022 से 2009 वाला वीडियो देखा होगा, उस वीडियो के अंदर भी मैंने उसके यूनिट को भी लिखा था, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन 2020 का ये क्वेश्चन सेम टू सेम। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कहीं पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया जाए, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी को कहा जाता है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। कह सकते हैं सिंपल सा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समटाइम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो चीजें होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब ये कह सकते हैं इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। यदि हमने फील्ड में के अंदर क्यू नॉट चार्ज को रखा है, मान लीजिए ये हमारा फील्ड है, ठीक है, और यहां पे हमने रख दिया क्यू नॉट चार्ज को, तो हमारा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? F बाई क्यू नॉट। मतलब इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा पर यूनिट चार्ज के ऊपर, वही हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यदि स्केलर फॉर्म में बात करते तो इक्वल्स टू F बाई क्यू नॉट लिखते। यदि इसी का वेक्टर, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो स्वाभाविक सी बात है वेक्टर फॉर्म भी लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, फोर्स भी हमारा वेक्टर, जबकि हमारा जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे चार्ज के केस में एडिटिव नेचर चार्ज का होता है, या सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला दोनों याद रखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको 1 मार्क्स वाले में कई बार पूछे हुए हैं। चलिए, अब ये क्या हमारा है? वेक्टर क्वांटिटी है, जस्ट अभी बात किए। तो वेक्टर, इसका डायरेक्शन तो कुछ होगा, किधर से किधर? पॉजिटिव टू निगेटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इस साइड कहीं पे पॉजिटिव होगा और इस साइड कहीं पे क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्या होते हैं? निकलते हैं कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज से, और मर्ज कहाँ पे होते हैं? जाके निगेटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा चीज, इसका यूनिट की बात करें तो फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। और चार्ज का यूनिट कूलम, तो कह सकते हैं न्यूटन पर कूलम, ठीक है। या इसी को वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। तो वोल्ट पर मीटर कैसे कहते हैं? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड के अंदर। 2024 में भी उस फॉर्मूले को पूछा गया है। वहां क्या होता है? E इक्वल्स टू dV बाई dr। तो dV का मतलब वोल्ट, मतलब वोल्ट, और dr का मतलब डिस्टेंस, तो वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से निकलता है अपना ये वाला फॉर्मूला। इस साल 2024 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। फॉर्मूला ही पूछा गया था 1 मार्क ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो वोल्ट पर मीटर इसके हिसाब से आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की यदि बात करें, तो ये कहानियां तो ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। इसको पूरा इरेज कर देते हैं।
अब बात करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला की। याद करने की गलती ना करे, ठीक है, किसी भी यूनिट को या किसी भी डायमेंशन को याद ना करे, उसको फॉर्मूला याद रखना मजबूरी है। तो फॉर्मूला याद रखिए और सारा के सारा जो भी निकालने के लिए बोले फटाक से निकाल कर दिखा देंगे। और खासकर ये वाला जो यूनिट है वोल्ट पर मीटर, इसको तो पक्का वाला ध्यान में रखिएगा कैसे आता है, क्योंकि कई बार पूछा गया है। तो आ जाते इसके डायमेंशन की बात करें तो सिंपल सा डायमेंशन कैसे, ई का डायमेंशन हमको चाहिए, फोर्स का क्या होता है ml t-2, और यदि बात करें चार्ज की तो इसका होता है at। इसको डब्बे के अंदर बंद कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा ml t, यहाँ प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ml t-3 और a-1, ml t-3 a-1। इसको सिर्फ सिंपल से सॉल्व करना है, तो हमारा क्या है ml t-3। अब कहीं पे a लिखा जाता है, कहीं पे I लिखा जाता है, आप चाहे I लिखियो चाहे A लिखे, बात एक ही है कि डायमेंशन में I और A दोनों से हमको रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो ये हमारा AT लिखिए या IT लिखिए, एक ही बात है। तो उम्मीद है ये वाला कहानी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दूसरा क्या रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट इतना। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट आपको दे के रखा है P = 2 इंटू 10 पे पावर कितना दिया है -6 कूलम्ब मीटर, ठीक है। इज केप्ट इनसाइड एक क्लोज सरफेस, मतलब एक क्लोज सरफेस के अंदर इसके इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया, मतलब P को अंदर में रखा गया, ठीक है। व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, द टोटल नेट फ्लक्स इस सरफेस से कितना बाहर आएगा। तो यदि इलेक्ट्रिक डायपोल को अंदर रखा गया तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे टोटल चार्ज पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल किससे बनता है, मतलब एक इसके पास प्लस क्यू चार्ज होगा, एक इसके पास क्या होगा माइनस क्यू चार्ज होगा, यही होगा ना इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो इसके अंदर यदि बात करें तो नेट चार्ज की बात करें तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू मतलब 0। नेट चार्ज 0, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होता है क्यू टोटल बोले या नेट बोले बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये नेट चार्ज कितना है अपने पास 0 है, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई। तो इसको लिख सकते हैं, यूनिट यदि लिखना चाहते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, किसका फाई का यूनिट होता है। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। तो ये अपना क्या हो गया फाई इक्वल्स टू, ठीक है। एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के अंदर 2 मार्क्स के। उम्मीद है समझ में, एकदम छोटा सा कहानी है। इलेक्ट्रिक डायपोल को एक क्लोज सरफेस के अंदर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है 0 होता है। तो फाई निकालना है, फाई इक्वल्स टू क्या होता है क्यू टोटल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू टोटल इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, सारा की सारी कहानी 0, मतलब कुछ नहीं बचा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं क्या है 10 पे पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड ऑन एन अनचार्ज्ड बॉडी। मान लो ये अपने पास एक अनचार्ज्ड बॉडी है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया गया 10 पे पावर 19 इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया गया, ठीक है। कैलकुलेट द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी। अब इतने इलेक्ट्रॉन के आने के कारण उसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा, एकदम सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, Q इक्वल्स टू N इंटू ई। चूंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे साइन क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है -1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। और यदि आपको मान लो इलेक्ट्रॉन निकाला जाता तो वहां पे प्लस का साइन रहता। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -N की वैल्यू कितनी है 10 पे पावर 19, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। तो ये से ये साफ बच क्या गया -1.6 कूलम। तो Q बराबर कितना, ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो -1.6 कूलम, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डाला गया तो निगेटिव चार्ज बॉडी बनेगा, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा उसका निगेटिव। ओके, पसंद आया तो लाइक तो पक्का बनता है, ठीक है। हमको इंतजार रहता है यार, आप लोग लाइक वाइक करते हो तो खुशी मिलती है और काम करने में जोश आता है, क्योंकि अभी सारे के सारे चैप्टर्स 1 to 15 तक के सारे आपके आने हैं दोबारा 2024 को और 23 को इंक्लूड करके। तो लाइक करोगे, शेयर करोगे, अच्छा मिले, खुशी मिलेगा तो क्या करेंगे और जल्दी जल्दी बनाएंगे, आपका भी अच्छा। चलिए दूसरा हो गया, तीसरा
चौथे की बात करते हैं, ए स्फीयर ऑफ रेडियस, ये भी 2023 में पूछा है, इससे पहले वाला कब पूछा था, 2024 में। 2023 में पूछा है ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो मतलब आपके पास गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हैज ए चार्ज 31.41 माइक्रोकूलम, मतलब चार्ज कितना दे दिया, 31.41 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस डेंसिटी बराबर होता है चार्ज बाई एरिया, ठीक है। तो चार्ज तो अपने को पता है, एरिया नहीं पता, लेकिन अपने को क्या पता है, रेडियस पता है, किसका, स्फीयर का, ठीक है। तो हम लोग एरिया निकाल, सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो क्या लिखेंगे, 5 × 10⁻⁻² मीटर, और इसको माइक्रो हटाएंगे, क्या लिखेंगे, 31.41 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। अब चाहिए चार्ज, तो चलो कूलम में आ गया। अब क्या चाहिए होगा, अब चाहिए होगा एरिया। स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr², पता ही है, तो हम लोग निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4πr², मतलब 4π × r² का मतलब हो गया 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो 4 × π × 25, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 314 और भी कुछ आता है, ओके, 314.1 और चलिए 59 × 10⁻⁻⁴। तो इसको थोड़ा एग्जैक्ट मैच करने के लिए हम लोग क्या इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 31.41 × 10⁻⁻3। थोड़ा सा कुछ डाटा को हटा दिए कि इजिली कट जाए, ओके। तो इसको लिख सकते, अब यहाँ -4 था, वहाँ -3 क्यों हुआ, क्योंकि एक पॉइंट हम पीछे खिसके इस साइड, मतलब 10 को इसमें से निकाला गया है, यही कहानी हुई है ना। 10 निकाल के किसके साथ दे दिए, 10⁻⁻4 के साथ, तो ये 10⁻⁻3 हो गया। तो एरिया निकल गया, किस में निकल जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में। अब इसमें चिपका देते हैं, चार्ज अपना कितना है 31.41 × 10⁻⁻6 और एरिया आया 31.41 × 10⁻⁻3। ये हमारा हो जाएगा, ये से ये साफ, क्या बच जाएगा 10⁻⁻6 + 3, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो +3, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था 2023 के अंदर भी, सिंपल सा। कई बार आपको ये 2 मार्क्स में पूछे हुए हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो ये सब यहाँ ध्यान रखेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी आपको बनेगा, या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, तो बार बार पूछी जाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं चैट में। नेक्स्ट, चलिए अभी आप लोग के लिए 399 के अंदर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का कोर्स स्टार्ट किया गया। इसमें हर एक टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया जाएगा, खासकर उसमें क्या क्या रहने वाले हैं। एक तो थ्योरेटिकल पार्ट रहेंगे, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, न्यूमेरिकल रहेंगे, न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के भी रहेंगे, जैसे नीट वगैरह के भी कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें रह सकते हैं, और भी कोई एग्जाम के जो रिलेटेड हो आपसे, आपके लेवल तक की जरूरत है, ठीक है। तो जस्ट 399 के अंदर, और इसका टारगेट यह है कि पर मंथ आपका एक चैप्टर मिनिमम कंप्लीट होगा, ठीक है। मतलब चाहे वो वॉल्यूम 1 का हो, चाहे वो वॉल्यूम 2 का हो, जिससे हम लोग का नवंबर आते आते तक पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, जिनको यदि इंटरेस्ट होगा पढ़ने का, समझने का, तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मोर क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट
ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 साथ में चलेगा, मतलब वॉल्यूम 1 के अंदर भी एक चैप्टर चल रहा होगा तो वॉल्यूम 2 के अंदर भी एक चैप्टर चल रहा होगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, सब पे चलने वाला है सेम बात। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2020 और 22 में पूछा गया है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, इट मींस टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, मतलब सिस्टम ये कह रहा है कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ कर क्या सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी कारण से कह सकते हैं कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब वो ना खत्म हो सकता है ना ही बन सकता है। तो कह सकते हैं सिंपल सा, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन का किसने डिस्कवर किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट टोटल चार्ज इन द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाएगा तो भी तो चार्ज रहेगा ही ना, गायब तो नहीं हो जाएगा, दूसरे बॉडी पे रहेगा। मतलब मान लीजिए आपका 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया आपके पॉकेट में तो भी वो 100 रुपया ही है, आप किसी और को दे देते हो 100 रुपया तो भी वो 100 रुपया ही वो है, खत्म नहीं हो गया। भले आपके पास नहीं है तो आपके कह सकते हो आप अनचार्ज हो गए, लेकिन है तो बचा हुआ, इसलिए कह सकते हैं दैट इज द टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड इन एनी प्रोसेस और रिएक्शन, जैसे फिजिकल प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस और न्यूक्लियर प्रोसेस हो, किसी प्रोसेस में टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। यदि आप न्यूक्लियाई पढ़ोगे चैप्टर नंबर कह सकते हैं 13, ठीक है, उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर क्या कंजर्व रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज तो कंजर्व रहता है, जैसे यहाँ पे NaCl, इसकी बात करें तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना 0, इसके ऊपर +1 का, इसके ऊपर -1 का, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी तुम्हारा 0 बन जाएगा। तो नेट चार्ज क्या है हमारा 0, राइट हैंड साइड भी है और लेफ्ट हैंड साइड भी है, तो कह सकते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। ओके, तो डेफिनेशन लिखिए, छोटा सा हो सके तो एग्जाम्पल लिख दीजिए, 2 मार्क्स के लिए सफिशियंट है। चलिए चलते हैं अगली कहानी की तरफ। क्या रहा है, डिफाइंड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, राइट डाउन इट्स यूनिट। ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी, आप तीनों डेंसिटी याद रखना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे पूछा गया और तीनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लीनियर का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इतना ही का अंतर है, बाकी सारी भावनाएं सेम होती है। तो कब पूछा है, 2021 के अंदर। क्या कह रहा है, सिंपल सा, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। मान लीजिए ये हमारे पास एक वॉल्यूम है, ठीक है, इस पे क्या है कि टोटल चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लिया कि ये चार्ज तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम लोग को रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, सिंपल सा। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी चार्ज प्रेजेंट होंगे ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जितना रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसके अंदर, जब डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूमेट्रिक हो, मतलब पूरी बॉडी के अंदर हर एक जगह पे चार्ज प्रेजेंट हो। दूसरा चीज, यदि दूसरे टर्म में कहा जाए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसका यदि फॉर्मूला की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। किसके लिए, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के लिए। तो तीनों का याद रखिए। पहले इस बार क्या पूछा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इससे पहले याद होगा कि आपको पूछा गया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के अंदर आपसे क्या पूछा, कुछ दूसरे डिफिनीशन के अंदर क्या पूछा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो तीनों को याद रखने में क्या जाता है, ठीक है, याद होगा। ऑब्जेक्टिव वाले केस के अंदर हमने तीनों के फॉर्मूले दिए हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले के अंदर फॉर्मूले हैं सारे के सारे फॉर्मूले को रिमाइंडर में रखिए, बार बार उसको याद कीजिए और जाइए बनाने के लिए। पक्का वाला कोई भी ऑब्जेक्टिव जल्दी नहीं छूटेगा,
ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके समझ के जाते हैं तो इतना है कि आप मिनिमम 60 मार्क्स तो पक्का ले आओगे, और इस साल भी 70 के आसपास या 70 प्लस ही मार्क्स आपके पीवाईक्यू से पूछा है। तो पीवाईक्यू हमेशा से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 2023 की बात करें या 2024 की बात करें, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। चलिए, अब हो गया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो इसका यूनिट होगा, तो चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो लिख सकते हैं इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। यदि इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो चार्ज का क्या लिख सकते हैं, एटी या आईटी। चलिए एटी ही हम लोग लिखते हैं, एटी, और मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, L3। तो हमारा क्या हो जाएगा, L-3 AT, या AT लिख दीजिए या IT लिख दीजिए, तो क्या हो गया, सिंपल सा चार्ज का AT होता है और मीटर क्यूब के लिए L3, ये इसका क्या बन जाएगा, अपना डायमेंशन। तो सब कुछ याद रखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका, यदि वो वेक्टर है तो उसका वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा। दूसरा चीज, उसके यूनिट को याद रखिए, उसके फॉर्मूले को याद रखिए, उसके डायमेंशन को नहीं, फॉर्मूले को याद रखिए, डायमेंशन को और यूनिट को निकालना सीखिए, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि वो आप भूलोगे नहीं। यदि निकालने नहीं आता है, रट के कैसे याद रखेंगे, L-3A1T1। चलिए, तो ये 2021 की कहानी, छठा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हमने लिखा है कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो नेक्स्ट आते हैं, क्या है, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ए सरफेस। 2021 में ही पूछा है। 2012 के 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा पार्ट था आपका, 2019 में पूछा, 2018 में पूछा, सेम कहानी, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ SI यूनिट, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम कहानी चारों की, 4-4 साल पूछ चुका, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सिंपल सा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू, कहां से, सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो सरफेस हमारे पास है, इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, प्लेस किया, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो पास कर रहे हैं फील्ड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। किस डायरेक्शन में, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको दूसरा टर्म में कह सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी जस्ट एक क्वेश्चन भी बनाए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू होता है EA cos थीटा या E वेक्टर E डॉट वेक्टर A, ठीक है, वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो स्वाभाविक सी बात है, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा रिजल्ट क्या देता है, स्केलर का देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस एरिया क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, क्या देता है, क्या देता है, हमेशा कहीं पे भी यदि डॉट लगा हुआ है तो उसका रिजल्ट जो भी होगा वो स्केलर होगा। तो स्केलर तो कोई डायरेक्शन वाली चर्चा नहीं है, ठीक है। और डॉट हमेशा कॉस के साथ चलता है, तो कह सकते हैं सिंपल सा, ये कॉस थीटा, यदि हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। और ये क्या होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर है तो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो कह सकते हैं पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब इसके यूनिट की बात करें तो EA cos थीटा, तो मतलब E का यदि हमको यूनिट पता है, A का यूनिट पता है, और cos थीटा का कोई यूनिट होता नहीं है, तो चिपका देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका यूनिट। तो यदि हम इसके यूनिट की बात करें तो इसके यूनिट को निकालने यदि आप जाओगे तो कैसे निकालेंगे। चलिए, इसके यूनिट को यदि हम निकालने जाए तो E का क्या लिख सकते हैं यूनिट, याद होगा, न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम्ब, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब बनेगा ये। अब आता है, मान लीजिए आप चाहते हो वोल्ट मीटर के टर्म में निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का याद होगा, इससे पहले हम लोग लिखे थे वोल्ट पर मीटर। अभी जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाले थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वोल्ट पर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर का ये मीटर साफ, तो वोल्ट मीटर, और इसका क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इस वाले से वोल्ट पर मीटर कैसे आया, जस्ट पीछे भी बताए हैं, तो वोल्ट पर मीटर होगा। अब चाहिए जूल मीटर पर कूलम्ब, तो न्यूटन मीटर हमारा क्या बनाता है, जूल बनाता है, तो लिख सकते हैं न्यूटन, यहां से 1 मीटर जूल बन गया, तो 1 मीटर ये कूलम्ब, तो न्यूटन जूल मीटर पर कूलम्ब भी लिखा जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, गॉस इसका यूनिट होता है। तो यूनिट कैसे निकलता है, बार बार कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
और इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन निकालने के लिए सिंपल सा अपने को पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो न्यूटन का क्या हो जाएगा mL/t-2 मीटर के लिए L2 और कूलम के लिए चलिए इसको किस में लिखें AT में लिखें तो AT। देखिए फोर्स का न्यूटन का कम से कम डायमेंशन फोर्स हो गया जैसे वर्क हो गया इन सब का याद रहता है नॉर्मली सबको, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे mL3t-1a यही लिखा हुआ है mL3t-3 t-3 कैसे हो गया भाई, अच्छा यहाँ -1 लगा हुआ है ना तो मतलब -1 यहाँ होगा तो ये हो जाएगा माइनस, चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छूट गया तो इसको लिखते तो क्या हो जाता हमारा, ये हो जाता m l को जोड़ते L3t-2 और इसका -1 आके इसके साथ जुड़ता तो क्या होता है a-1 t-1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा mL3t-3 a-1 mL3t-3 a-1। तो इतना ध्यान रखना है कि इसका डायमेंशन कैसे निकलता है, ठीक है। यदि सब कुछ आप करेक्टली पुट कर तब सटाक से आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अपना क्यों छूटा, क्योंकि हमने क्या किया कुलम तो लिखा लेकिन कुलम के ऊपर -1 पावर होता है उसको छोड़ दिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि ये यूनिट कैसे निकला है, फॉर्मूला क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, स्केलर या वेक्टर है, ये जीरो नेगेटिव पॉजिटिव ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए आपको दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं 7th के बाद के अंदर कह रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो सिंपल सा चीज है टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए और नेचर में क्या होने चाहिए अपोजिट होने चाहिए। जब उनको काफी स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाता है तो वही जो सिस्टम होता है उसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को रखा जाता है तो उसी सिस्टम को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड डायपोल फील्ड। अब टोटल चार्ज की बात करें तो यदि हमारे पास एक है +q और दूसरा चार्ज क्या है -q, जब इन दोनों को बहुत ही कम डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस कितना कहते हैं इसको 2a लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम क्या बना अपना इलेक्ट्रिक डायपोल। और टोटल चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर टोटल चार्ज की बात की जाए तो टोटल चार्ज मतलब क्या, टोटल चार्ज मतलब क्या हो गया -q और +q मतलब 0 होता है। लेकिन इसके कारण ये कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, ऐसा नहीं है। यदि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम बनाओगे तो ये हमारा -q है, ये +q है, तो +q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेंगी ऐसा 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 और आगे भी अपना निकलता जाएगा। चार्ज बना दिए 1 2 3 4, तो इस पे आएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज है और इससे बाहर को जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं हुआ ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, होता 0 क्या है नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अलग चीज होती है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल की कहानी है। वही डायपोल मोमेंट की बात होती तो क्या करते, किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ दोनों के बीच के डिस्टेंस को यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बनता है अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के 2 प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली बात पॉजिटिव, अब जस्ट पीछे वाला जो फिगर बनाया था सेम यही फिगर था, पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव को जाएगा। दूसरा यदि बोला जाए तो ये हमेशा चार्ज के सरफेस पे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको क्या करते हैं, आपको फील्ड के डायरेक्शन को बताते हैं। और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब एक दूसरे को काटते नहीं है। तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम कहां से पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन कहां पे
नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज इंटर और लीव अ चार्ज सरफेस नॉर्मली, मतलब ये जब भी यहां से निकलेगा तो भी परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो इंटर करेगा कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो भी वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, चाहे चार्ज मतलब कह सकते हैं चार्ज का शेप कुछ भी हो, हर एक शेप के लिए। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों कभी भी देख रहे होगे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये क्यों नहीं काटती, ये भी सवाल आपसे पूछे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट द टेंजेंट एट ए टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। अब जस्ट हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको डायरेक्शन को ही बताता है। मान लीजिए कहीं पे भी आप टेंजेंट खींच दो, यहाँ पे यदि टेंजेंट खींच देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंट खींच देंगे तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, मतलब आपसे कितना पूछा गया, 2 पूछा गया तो 4 है तो कम से कम 2 तो याद रहेगा। ओके, तो ये हो गया 9th की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, कब पूछा, 2018 में 1 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। एक गॉसियन सरफेस कंटेनिंग 3 चार्जेस -q +2q और -q, इवेल्यूट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो अपने को क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला पता है तो सब कुछ पुट हो जाएगा। तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, q टोटल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो q टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -q +2q और -q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कितना हो गया, सबको जोड़ देंगे 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कहानी पूरी क्या हो गई, 0। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में 0 हो जाएगी। तो एक नंबर में पूछा था, मोर देन सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, राइट डाउन यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू तो आपको याद रखनी है 8.855 × 10⁻⁻12। अब यूनिट और डायमेंशन कैसे याद रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है तो यूनिट भी याद क्या मतलब फॉर्मूले से निकाल के दिखाते हैं और डायमेंशन भी दिखाते हैं, यूनिट डायमेंशन दोनों पूछा है ना। चलिए सबसे पहले यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अपने को क्या याद रखना है, F = पहले इस वाले यूनिट की बात करेंगे, उसके बाद फैराड पर मीटर वाले की बात करेंगे। क्या होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 1/4π इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² इंटू, चूंकि एप्सिलॉन नॉट इस साइड गया तो F इस साइड आएगा तो 1/f। तो 1/4π का कोई यूनिट नहीं, एक नंबर है। Q इंटू Q मतलब कूलम का स्क्वायर बाई मीटर का स्क्वायर और F के लिए हो जाएगा न्यूटन, जिसका सीधा सीधे लिखते कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। यही है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तो अपना आ गया, तरीका याद रखिएगा, बार बार इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप चाहते हैं इसका डायमेंशन लिखना तो पहले दोनों यूनिट देख लेते हैं। अब दूसरा हमारा है कैपेसिटेंस का क्या होता है अपना, फैराड होता है। तो फैराड के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला याद करेंगे, C = 4π एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू लिखेंगे तो हो जाएगा C/4πr। तो C का फैराड और R के लिए मीटर, तो फैराड पर मीटर। तो ये भी अपना आ गया। तो वैल्यू तो याद रखना जरूरी है, उसका तो कोई उपाय नहीं है। तो ये तो अपना किसकी कहानी हो गई, यूनिट की कहानी हो गई। अब आते हैं इसके डायमेंशन की। तो डायमेंशन इससे निकालते हैं, क्या अपने पास है कूलम स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन -1। तो कूलम के लिए क्या हो जाएगा अपना, यहाँ एक ही टर्म में लिया तो चलिए लिख लेते हैं AT का 2 और मीटर के लिए L -2 और न्यूटन के लिए MLT-2। कितना है पावर, -1। तो ये अपना हो जाएगा, सबको एक डब्बे के साथ लेके चलते हैं। ये हो जाएगा A2 T 2 L -2 M -1 L -1 और T 2। इस सबको एक साथ ले लोगे तो आपका हो जाएगा कुछ कहानी ऐसा, M -1, उसके बाद L यहाँ पे है और कहीं नहीं तो L3
उसके बाद टी की बात करें तो टी हमारा यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो टी पे पावर क्या हो जाएगा 4 और बच गया ए, तो A2। ये इसका हो गया डायमेंशन। चाहे यूनिट आप ये लिखो चाहे यूनिट आप ये लिखो, कुछ भी लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आएगा इसका यूनिट कैसे लिखा, डायमेंशन कैसे लिखा गया। तो याद रखेंगे, फॉर्मूला तो याद रखना मजबूरी है, तो यूनिट और डायमेंशन कैसे निकलता है इसको याद रखना है। चलिए अगले में चलते हैं। 2018 हो गया। The atmosphere is not electrically neutral, explain why। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो चूंकि अपने एटमॉस्फेयर के अंदर दो गैसेस पाई जाती है मेनली, एक अपना होता है नाइट्रोजन 78% के आसपास, ठीक है, और ऑक्सीजन होता है 21%, और सम अमाउंट ऑफ अदर गैसेस जैसे आर्गन, वाटर मॉलिक्यूल, कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन वगैरह, ये सब होते हैं, ठीक है। ये सब जब गैसेस के ऊपर जब सनलाइट स्ट्राइक करती है तो क्या करती है, इसको आयोनाइज कर देती है। मतलब आयोनाइज का मतलब इसको चार्ज कर देती है। ड्यू टू कह सकते हैं विच द एटमॉस्फेयर डज नॉट बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों, इसी कारण से एटमॉस्फेयर अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता। कह सकते हैं पूरी कहानी, एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज वी नो अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विथ ट्रेस अमाउंट, मतलब छोटे अमाउंट ऑफ क्या चीज, गैसेस सच एज आर्गन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ईटीसी, ठीक है, इन सब गैसेज होती है। तो ऑल दिस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद किसके साथ, सन रेज, एंड गेट आयोनाइज्ड। जो ही सन रेज के साथ ये स्ट्राइक करती है, सन रेज तो आएंगे ही, तो स्ट्राइक करेंगे तो उसको आयोनाइज कर देती है। तो कह सकते हैं ड्यू टू विच द एटमॉस्फेयर डज नॉट बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। जैसे ये सारी गैसेज पाई जाती है ना एटमॉस्फेयर में, तो सनलाइट आएगी, इसके स्ट्राइक करेगी, इसको आयोनाइज कर देगा, जिसकी वजह से अपना जो एटमॉस्फेयर है वो न्यूट्रल नहीं रह पाएगा, मतलब चार्ज उसका जीरो नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इतना लिखेंगे, 2 मार्क्स में 2018 के अंदर पूछा था। नेक्स्ट क्या रहा है, ड्रॉ लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है, यहां पे ले लिए, चलिए मान लीजिए लेते हैं प्लस क्यू और यहां पे ले लेते हैं एक माइनस क्यू, ठीक है। तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो निकलने दो। कहां को जाएगी, माइनस क्यू की तरफ, फिर यहां से निकलेगा इस पे जाएगा, यहां से निकलेगा यहां ऐसे जाएगा, फिर ऐसा, फिर यहां से निकल के ऐसे, यहां से निकल के ऐसे, फिर चलो ये मान लिया सीधा निकल के यहां से क्या होंगी, सारी की सारी निकलेंगी ही बाहर की तरफ, और इसमें सारी की सारी क्या होंगी, आएंगी। तो लिख सकते हैं, सॉरी ऐसा, सारी की सारी निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। और चूंकि यहाँ पे दोनों चार्ज इक्वल है, मतलब उसका नेचर अलग अलग है, मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, लेकिन दोनों का अमाउंट जो चार्ज का है, यदि इसके ऊपर 1 कूलम है तो इसके ऊपर भी 1 कूलम है, लेकिन एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके लिए आप ड्रॉ करते हो, कोशिश करोगे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचे। कम है क्या, कम है, चलिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके लिए ड्रॉ करेंगे, 3 3 6 7, ठीक है। तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे भी दिखाएंगे, मतलब एग्जैक्ट बोला जाए तो कुछ इस टाइप से आप बनाओगे, काम खत्म। यहाँ पे प्लस क्यू लिख दोगे, यहाँ पे माइनस क्यू लिख दोगे, कहानी अपनी पूरी होती है। इतनी सी कहानी थी इसकी। तो 2017 में पूछा था 2 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, ड्रॉ लाइन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज। 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो एक पॉजिटिव चार्ज ये ले लेते हैं प्लस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, ठीक है। अब प्लस क्यू के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक बात है। तो एक न्यूट्रल लाइन खींचते हैं सेंटर पे ऐसा, और सारे फील्ड लाइंस को यहां से बाहर निकालेंगे। एक लाइन ज्यादा हो गया, ठीक। और यहां से
कम ज्यादा भी खींच सकते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। यहां से भी सेम कहानी होगी। ठीक है, और इससे भी क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकली है तो एरो का डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ऐसा बनाना है आपको, दोनों पॉजिटिव चार्ज रखना है, कुछ इस टाइप से आपका बनेगा। ठीक है, और बीच में एक न्यूट्रल लाइन खींच देंगे, मतलब इस पॉइंट के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है, मतलब वहां पे किसी चार्ज को आप रख दोगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ इस टाइप से आपको बना देना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है डिफाइंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस जो बना था उसके अंदर नहीं था, तो इसको क्या करते हैं, इसको इंक्लूड किया गया इस वाले वीडियो के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आते ही रहते हैं बार बार। तो यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे हुए है कि एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वहां भी सेम ही रखा गया, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। होता क्या है, इट इज कह सकते हैं सिंपल सा, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। यदि एक लाइन में कहा जाए, ये किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है, मतलब बियर करने की कैपेसिटी है, कितना उससे करंट फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच कैन बी अप्लाइड टू ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, मतलब उसके फेल होने से पहले तक कितने अमाउंट तक क्या कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। मतलब कह सकते हैं विच अप्लाइड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई कर सकते हैं, या कह सकते हैं उससे करंट फ्लो करवाओगे। तो करंट फ्लो कब होता है, जब अपोजिट, या सिंपल से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाइड होता है तो जाकर करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन तो ही ना मोशन में आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा उसको। तो जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होता, मतलब काम करना बंद नहीं कर दे, दैट इज अंटिल इट्स गेट्स आयोनाइज्ड, मतलब कह सकते हैं ये ब्रेक डाउन की स्थिति में जब तक नहीं आ जाता है तब तक जो स्ट्रेंथ इसकी मैक्सिमम होती है, उसी स्ट्रेंथ को क्या कहा जाता है, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, और एयर के लिए 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर रहता है। दूसरा चीज हमारा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी समटाइम इसे कहते हैं। जैसे आप लोग सेकंड नंबर चैप्टर पढ़ोगे, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, सिंपल सा, यदि रिलेटिव परमिटिविटी की बात की जाए तो परमिटिविटी क्या, किसका, मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो होता है, सिंपल सा कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मतलब एप्सिलॉन m, टू परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, मतलब एप्सिलॉन नॉट। यदि फोर्स के टर्म में बोला जाए तो फोर्स किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, दो चार्जेस हैं उनके बीच का फोर्स कहाँ पे, फ्री स्पेस में जो लग रहा होगा, डिवाइडेड बाय किसी मीडियम में सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो जो फोर्स लगेगा वही हमारा क्या कहता है, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसका कोई यूनिट होता नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, फोर्स अपॉन फोर्स, मतलब यूनिटलेस। लेकिन एयर की बात की जाए तो एयर के लिए इसका वैल्यू कितनी होती है, एयर या वैक्यूम के लिए कह सकते हैं 1 होती है। तो आप ये याद रखोगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी ये क्वेश्चन में पूछे हुए कि एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर रहता है। तो उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो ये 2010 में पूछा था, 2016 में पूछे हुए था, दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, इन रेन एन अम्ब्रेला विथ बम्बू हैंडल इट्स सेफर देन दी वन हैविंग मेटल हैंडल, वाई। देखिए अम्ब्रेला ये हमारे पास है, यदि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, मतलब बादल से जो करंट आता है, यदि मान लीजिए इसके ऊपर गिरे, यदि ये लोहे का रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, करंट आपके हाथों तक पहुंचेगा। लेकिन यदि यही बम्बू का है, मतलब लकड़ी का है, तो क्या होगा, ये हमारा क्या होता है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है लकड़ी अपना, तो करंट यदि यहाँ गिरा तो ये करंट आपको यहाँ तक नहीं आएगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बम्बू का स्टिक यूज करते हैं। तो कह सकते हैं लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम क्लाउड विच कैन ट्रेवल थ्रू मेटेलिक रॉड, यदि मेटल का रॉड होता तो उससे ट्रेवल कर जाता ऑफ द अम्ब्रेला। बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन कैरी अम्ब्रेला में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल शॉक, जो इसको पकड़ कर रखे, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्लाउड से होगा, ये यहाँ आएगा तो ये क्या महसूस करेगा, झटका लगेगा उसको।
Hence, it is not safer to raise an umbrella made of metal handle during किस समय में? Thundering. Whereas umbrella made of the bamboo frame are safer because they are not conducting electric या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, या कह सकते हैं कंडक्टिंग एलिमेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है हमारे पास, क्योंकि ये हमारा बम्बू है, लकड़ी का है। लकड़ी हमारा कोई भी डिस्चार्ज को कैरी नहीं कर सकता, मतलब करंट को पास नहीं होने देगा, इसलिए ये हमारा क्या होता है? सेफर होता है। किसके? मेटल रॉड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, मेटल रॉड लगा रहेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के टाइम पे जो ही करंट उस पर आएगा तो आपके हाथों तक जाएगा, आपको झटका लगेगा, तो आप सेफ नहीं रहेंगे। वही बम्बू का रहेगा तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी होता है तो वो क्या करेगा? आपके हाथों तक उसको पहुंचने नहीं देगा, जिससे आप सेफ रहोगे। इसलिए हम लोग किसका? बम्बू स्टिक का यूज करते हैं किसी भी अम्ब्रेला के अंदर। लेकिन नॉर्मली अभी जितने भी अम्ब्रेला दिख रहे हैं सारे के सारे क्या रहते हैं? आयरन रॉड के ही रहते हैं या स्टील के कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर ढक्कन भले लगा रहता है लेकिन रहते तो हैं पूरे, और हैंडल पे क्या रहता है? प्लास्टिक लगा हुआ रहता है, तो भी बच जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। 16 के बाद 17, फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कह सकते हैं सिंपल सा, जो दो हमारे पास चार्ज हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनमें से किसी एक के चार्ज के मैग्नीट्यूड एंड दोनों के बीच के डिस्टेंस जो होगा उसके प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो कह सकते हैं सिंपल सा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मतलब दोनों में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस जो होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 2a होते हैं, इसके प्रोडक्ट को क्या कहता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो सिंपल सा कह सकते हैं P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। यदि वेक्टर के टर्म में लिखते, चूंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो Q इंटू 2a, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपका क्या हो गया? वेक्टर टर्म में, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी ध्यान में रखना है। अब इसके यूनिट की बात करें तो चार्ज का होता है कूलम और डिस्टेंस का मीटर, तो सिंपल सा कूलम मीटर का क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट। डायमेंशन लिखना चाहोगे तो डायमेंशन इसको किसको ए के टर्म में लिखे हैं, तो कूलम का हो जाएगा 80 और मीटर का L, तो क्या लिख सकते हैं? LAT, इसका डायमेंशन LT लिखिए या AT लिखिए। ओके, तो डायमेंशन क्लियर, डायरेक्शन क्लियर। डायरेक्शन याद रखें क्योंकि 2024 के मॉडल सेट के अंदर शायद डायरेक्शन था। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी ये याद रखना है, इसका यूनिट कैसे निकलेगा वो याद रखना है, डायमेंशन कैसे निकलेगा वो याद रखना है। डायपोल सिंपल सा क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, गिव वन ऑफ इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है किसी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर लेना, मतलब उस जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। ठीक है, इसी प्रोसेस कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, जैसे ये अपने देख रहे हैं कार है, यदि इस कार के ऊपर बिजली गिरेगी, ठीक है, तो इसके अंदर बैठा हुआ इंसान बच जाएगा क्योंकि ये कार मेटल का बना हुआ है और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जाने वाला नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो डिस्चार्ज होंगे वो कार से होते हुए जमीन को चले जाएंगे, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं हुआ, जिसके वजह से अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले किसी बॉडी को। तो कह सकते हैं द फिनोमेनन ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मतलब किसी फ्री जगह को क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर देना, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। जैसे एप्लीकेशन की बात करें, इन लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म इट इज सेफ टू सिट इनसाइड ए कार रेदर देन नियर ए ट्री और इन ओपन ग्राउंड। क्यों ओपन ग्राउंड या नियर द ट्री कह रहा है भैया आपको नहीं रुकने के लिए, और कार के अंदर रहने के लिए, क्योंकि कार के अंदर रहोगे तो वो इलेक्ट्रिक शील्डिंग की तरह काम करेगा, मतलब डिस्चार्ज भी होगा तो आप अंदर सेफ रहोगे। लेकिन वही आप ट्री के पास जाते हो तो ट्री क्या है? पूरा भींगा हुआ है, जो ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्री के ऊपर होगा आप वहां पे हो, जल जाओगे। ठीक है, ओपन ग्राउंड में हो, जो ही आपके ऊपर गिरेगी बिजली आपकी कहानी खत्म। ठीक है, तो इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, कार के अंदर यदि बरसात में थंडरिंग हो रही है, बिजली गिर रही है, तो आप कार के अंदर बैठे रहो,
कार से बाहर निकलने की गलती ना करें, कार के अंदर आप ज्यादा सेफ रहोगे एज रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, या कह सकते हैं ग्राउंड में चले जाओ या किसी पेड़ के नीचे चले जाओ, उसके रिस्पेक्ट में आप ज्यादा सेफ कहाँ रहोगे, कार के अंदर रहोगे। तो ये 2014 में पूछा था। नेक्स्ट, क्या why do electric lines of force never intersect each other? Can two equipotential surface intersect? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? यदि मान लो करेंगी, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 है और ये हमारा क्या है E2 है, यदि ये इंटरसेक्ट करेगी तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे क्या होगा, दो टेंजेंट बनेंगे, जिसके कारण इस पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है किसी एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन का मिलना। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू दी टू लाइंस ऑफ फोर्स। टू टेंजेंट ड्रॉन हो जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट पे क्या मिलेंगे, दो डायरेक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में चर्चा आपको चैप्टर नंबर 2 में होती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा सरफेस जिसके किसी पॉइंट पे आप चले जाओ उसका पोटेंशियल सेम होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो छोटा सा कहानी था, 2 मार्क्स से 2014 के अंदर पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट 2012 में पूछा गया है, राइट टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नॉर्मली हम लोग को 3 बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ने पड़ते हैं। पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यही तीनों में से किसी दो को आपको लिखना है। तो कह सकते हैं पहला एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कि चार्ज को सिंपल अलजेब्रा के द्वारा क्या कर सकते हैं, जोड़ा जाता है। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी बॉडी के ऊपर एक मिनिमम या कह सकते किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज के, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी बॉडी के ऊपर चार्ज। और तीसरा कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पीछे ही बात की है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक बात। तो सिर्फ पॉइंट आपको लिखने के लिए बोला था, थोड़ा सा डिटेल भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 2002 से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो सिंपल सा ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी सबस्टांस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यदि उसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, मतलब एक बल का महसूस करेगा। तो सिंपल सा चीज कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सिंपल सा चीज है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी कैरिड बाय ए सबस्टेंस ड्यू टू व्हिच इट कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, या जहां पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, या यदि किसी सबस्टेंस को ऐसे जगह रख दिया जाए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो या दोनों हो, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यही जो प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की, कह सकते हैं वही क्या होता है, चार्ज होता है। तो कह सकते हैं सिंपल सा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टीज कैरिड बाय ए सबस्टेंस ड्यू टू व्हिच इट कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको यदि हम प्लेस करेंगे तो वो एक फोर्स को क्या करेगा, महसूस करेगा। अब जैसे चार्ज कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यदि इलेक्ट्रॉन किसी सबस्टेंस से निकल जाएगा, किसी मटेरियल से निकल जाएगा या किसी ऑब्जेक्ट से निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज। यदि किसी मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन आता है तो कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो कह सकते हैं दूसरा निगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है कूलम, इससे पहले भी कई बार बात की है, और इसका यूनिट क्या होता है 80। इतना तो मिनिमम याद रखना है। नेक्स्ट बात करें इसी के अंदर, नेक्स्ट व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस की बात की जाए कूलम्स लॉ के लिए, तो कूलम्स लॉ सबसे पहली बात है पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। दूसरा चीज स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड होता है, और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे, मतलब मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर अपना कूलम्स लॉ वर्क नहीं करता है, मतलब 10⁻⁻15
मीटर का यदि डिस्टेंस पे चला जाए दो चार्ज, तो वहां पे कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करता है। कूलम्ब्स लॉ के लिए आपको चार्ज को रेस्ट में रहना पड़ेगा, चार्ज को पॉइंट चार्ज होना पड़ेगा। और यदि कहे तो चार्ज को वेरिएबल नहीं होना, कि मतलब टाइम प्रेशर पर चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसके लिए भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो फिलहाल आपको कितने पूछे गए, लिमिटेशंस पूछे गए, तो कह सकते हैं स्टेशनरी चार्ज या चार्ज एट रेस्ट कंडीशन के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं होता है। तो मतलब 10⁻⁻15 मीटर से कम का डिस्टेंस दो चार्ज के बीच होगा, तो वहां पे आपका कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, जब आप न्यूक्लियाई पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करता। यदि कूलम्ब्स लॉ काम करता तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ नहीं रह सकते थे, लेकिन रहते तो हैं। उन लोग पे क्या होना चाहिए था, रिपल्सन फोर्स लगता, लेकिन फिलहाल अभी तक के जानकारी के अनुसार वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए वहां पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो सिंपल सा होता है किसी पॉइंट के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब बहुत सारे चार्ज हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज Q2, यहाँ पे चार्ज Q3। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में E1, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में E2, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E3। ऐसे ही बहुत सारे होंगे। और चूंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो सिंपल सा क्या होगा, ये वेक्टर सम होगा कहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सा कहते हैं इसको, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेवरल पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू ईच पॉइंट चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब कह सकते हैं सिंपल सा, इस पॉइंट के ऊपर वेक्टर सम होगा, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका वेक्टर सम इस पॉइंट के ऊपर होगा, उसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। और सिंपल सा लिखते हैं E इक्वल्स टू E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, और जितने भी चार्जेस रहेंगे, मल्टीपल चार्जेस रहेंगे, सबका वेक्टर सम। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, वेक्टर है, तो स्वाभाविक वेक्टर सम की बात होगी। ओके, ये पूछा है 2010 के अंदर 2 मार्क्स के अंदर। तो नेक्स्ट, चलिए इतने ही क्वेश्चन अभी तक आपके क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं 2024 तक। यदि अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ही अच्छा लगता है कि भैया चलो इतने लोग देखे, लाइक किए, पसंद किए, मेहनत कुछ रंग लाया। ठीक है, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और लाइक का बटन है पक्का वाला दबाना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं इसके 5 मार्क्स वाले में और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं, जितना अच्छा प्यार देते हैं, उतना स्पीड मेरे में आएगी, मोटिवेशन मिलता है ना आप लोग के लाइक के शेयर से। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।